साथियों, चूँकि हम लोग बात करते हैं कि बहुजन समाज कैसे बना मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में, तो अगर हम बात करें बामसेफ की, बामसेफ यानी कि बैकवर्ड ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी फेडरेशन एम्प्लॉयड फेडरेशन 14 अक्टूबर 1981 में चंडीगढ़ में आयोजित बामसेफ के तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में मानवर कांशीराम साहब ने बामसेफ के बारे में विस्तृत चर्चा की और बताया कि बहुत जल्द ही बहुजन समाज बामसेफ के बारे में पूरी जानकारी एक पुस्तक के रूप में देखेगा। ठीक है। और 1962 में साहब नौकरी छोड़ के आते हैं और 1981 में तीसरा अधिवेशन होता है बामसेफ का, उसमें ये बात वो कहते हैं। बैकवर्ड स्टैंड फॉर SC ST एंड OBC और माइनॉरिटी को हम अल्पसंख्यक समुदाय से जोड़ते हैं, जिसमें मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटीज़ जैसे मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख ये सब आते हैं। ठीक है। बामसेफ की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट आया। कानूनी रूप से पहली बार जो DC वर्ग के लोग थे, डिप्रेस क्लास के लोग थे, उनकी दशा पर चर्चा की गई और इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहला न्यायिक संघर्ष माना और पहला न्यायिक संघर्ष कहा। उसके बाद 1930, 31, 32 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1930 और 31 के फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, या गोलमेज सम्मेलनों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानूनी रूप से शोषित वंचित समाज की वकालत की और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट प्राप्त हो गई, पृथक निर्वाचिका हम लोगों को मिल गई। लेकिन 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गांधी जी के अनशन के आगे जो है किन्हीं कारणों से झुकना पड़ा और उसमें पूना पैक्ट करना पड़ा और उस पूना पैक्ट के तहत हम लोगों को मिली हुई सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचिका हमारे हाथ से चली गई। जो शोषित दलित समाज के लोग थे, DC क्लास के लोग थे, उनके हाथ से चली गई। ठीक है। 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट आया और इसी समय साइमन कमीशन की स्थापना हुई। इस एक्ट के आने के बाद डिप्रेस क्लास के लोगों को की एक सूची बनाई गई, जिन्हें वर्तमान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाना जाता है। 1943 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से सरकारी सेवाओं में आरक्षण का अधिकार प्राप्त हुआ और दलित, शोषित, वंचित समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में एक नए समाज के नींव पड़ी, एक नया समाज बनने की स्थिति पैदा हुई। 1945 में बाबा साहब के स्वयं के प्रयास से पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाबा साहब ने की और मैं इसको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ फेसबुक में ही कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई। उसके माध्यम से उन्होंने शोषित वंचित समाज को शिक्षित करने के लिए सिद्धार्थ कॉलेज और मिलन कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना की, जो कि आज के जो पढ़े लिखे दलित हैं, जो संपन्न दलित हैं, वो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ठीक है। 1946 में मुंबई में पीपल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा पहला महाविद्यालय, जिसको हम कहते हैं कि वही सिद्धार्थ महाविद्यालय, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था। उसके बाद 1950 में थर्ड इंडिया एक्ट लाया गया, संविधान को अंगीकार किया गया, जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट बना। लेकिन साथियों, संविधान लागू हो जाने के बाद, एट्रोसिटी एक्ट बन जाने के बाद भी जो है, जो दलित, शोषित समाज के लोग थे, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे, उन पर अन्याय, अत्याचार की घटनाएं कम नहीं हुई। ठीक है। और उसके बाद सरकारों ने इसको पाटने का काम किया। 1977 में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बनाया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ। इसके बावजूद भी इन समुदायों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इन कानूनों आयोगों के गठन के उपरांत भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की दिशा तथा दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वावलंबन सर्वश्रेष्ठ आलम्ब होता है और स्वाभिमान का आंदोलन बिना स्वावलंबन के नहीं चलाया जा सकता। ये बात
मान्यवर कांशीराम जी ने कही। आगे वो कहते हैं कि जो इस सामाजिक व्यवस्था के शिकार लोग हैं वे अपने हितों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने आप को संगठित करें, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संगठित हों। यदि ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एक एक करके अलग अलग संगठित होते हैं तो वे अपने हितों को सुरक्षित रखने के योग्य नहीं हो सकते और ना ही अपने दुखों का निदान कर सकते। ये बात मान्यवर कांशीराम जी ने कही। दलितों के एक विशिष्ट वर्ग का उदय सेकेंड इंडिया एक्ट के दौरान हो गया था। 1935 के कारण हुआ, आरक्षण मिला, नौकरियां लगी और फिर उससे ही बामसेव बना। 6 दिसंबर 1973 को मान्यवर कांशीराम जी ने बामसेव का कंसेप्ट बना करके मुट्ठी भर लोगों के नेतृत्व में पूना और दिल्ली में 5 दिनों के लिए शिविर लगाए और 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली के बोट क्लब मैदान में बामसेव का जन्म उत्सव मनाया। साथियों, बामसेव की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बामसेव 10 मुख्य अंग जिनके बिना बामसेव समुचित ढंग से कार्य नहीं कर सकता था उनकी पहले हम चर्चा करते हैं। बामसेव में 10 विंग्स थे। पहला जो विंग था वो ढांचा था बामसेव का, जिसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। जो ढांचा था वो मास बेस्ड और बहुजन बेस्ड था, वो ब्रॉड बेस्ड था, वो कैडर बेस्ड था। मास बेस्ड की अगर हम बात करें तो कुल कर्मचारी जो बामसेव में थे उसमें कुल कर्मचारियों के लगभग 10% कर्मचारी बामसेव में देश के हर कोने में होने चाहिए, ये टारगेट था। 50% राज्यों और सेंट्रल स्टेट में 50% जिलों में बामसेव छा जाना चाहिए, ये टारगेट था मास बेस्ड होने का। ब्रॉड बेस्ड होने की अगर हम बात करें तो 50% देश के राज्यों में तथा सेंट्रल स्टेट में भी बामसेव छा जाना चाहिए। कैडर बेस की अगर हम बात करें तो कुल सदस्य संख्या का कम से कम 5% कैडर बेस्ड होना चाहिए, कैडर आधारित होना चाहिए, ये बामसेव की अति आवश्यकता थी। दूसरी जो विंग थी वो थी सचिवालय। ठीक है, सचिवालय बामसेव का एक ऐसा विंग था जो कि बामसेव का एक अपना सचिवालय रखता था जो गवर्नमेंट के नियमों कानूनों को क्रियान्वित कराने तथा बैकग्राउंड और बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लिए तैयार जो योजनाएं, जो पॉलिसी थी, प्रोग्राम्स थे, प्रोजेक्ट थे, बजट था, उसको पूर्ण रूप से निष्पादित कराने का काम करता था। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो विंग था वो था संगठनात्मक प्रतिष्ठान। इसमें जो सचिवालय था, ठीक है, उसके ऑफिस सेंट्रल टू स्टेट और स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट खुले थे और खुले थे उस समय। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे अगर देखें तो वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से सेंटर। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो सबसे छोटी यूनिट डिस्ट्रिक्ट मानी जाती थी, लेकिन अगर सचिवालय के लेवल पे देखी जाए तो सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेंट्रल मानी जाती थी। निधि तथा वर्कर्स को जिला स्तर पर ही तैयार किया जाता, मतलब जो फंडिंग कलेक्शन होता था बामसेव का वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता था। वर्कर्स को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही तैयार किया जाता था। बाद में मूवमेंट की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें स्टेट और सेंट्रल लेवल पर भेजा जाता था, लेकिन आज की स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है। इस कारण से हम लोग कमज़ोर हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट की बुनियादी इकाई को तालुक, तहसील और ब्लॉक तथा गांव स्तर पर भी भेजा जाता था। ठीक है, और एक कंट्रोलिंग ऑफिस भी दिल्ली में होता था। दिल्ली में एक नियंत्रण कार्यालय होता था जो 100 पूर्ण विकसित कार्यालयों के साथ अटैच रहता था। सभी स्टेट, सेंट्रल स्टेट की राजधानियों में बामसेव के पूर्ण विकसित ऑफिस होते थे। नगर निगम वाले शहरों में भी ऑफिस होते थे, छोटे शहरों में भी ऑफिस होते थे, इंडस्ट्रियल शहरों में भी ऑफिस होते थे। बामसेव ब्रदरहुड और बामसेव अडॉप्शन 2 विंग ये भी थी। 5वीं विंग बामसेव ब्रदरहुड, 6ठी विंग बामसेव अडॉप्शन। बामसेव ब्रदरहुड जो है शहरों की जनसंख्या से संबंधित थी, शहरों के लोगों को जोड़ने के लिए थी, और अडॉप्शन जो थी वो विलेज और शहर, गांव और शहरी लोगों को जोड़ने के लिए थी। क्योंकि कांशीराम जी का मानना था कि जो सेपरेट सेटलमेंट हुआ 1942 में, उसके बाद वो चला गया 1947 में,
तो माइग्रेशन हुआ हमारे लोगों का उत्पीड़न के कारण और सुख के कारण। दो तरह का माइग्रेशन हुआ। एक तो वे लोग जो गांव में अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, जातीय जुल्म ज्यादती से पीड़ित थे, परेशान थे, वो गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ भागे और शहरों में आकर के झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़ लिख कर नौकरियों में आए और नौकरियों और शिक्षा के लिए शहरों में आकर बस गए। तो इन दोनों के बीच में जो खाई थी उसको पाटने के लिए मानवर कांशीराम जी ने वामसेप ब्रदरहुड और वामसेप अडॉप्शन दो विंग बनाए। वामसेप ब्रदरहुड का कार्य शहरों में बसे हुए दलितों को एक जगह लाना था, चाहे तो वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हों चाहे बंगलों में रहने वाले लोग हों। वामसेप अडॉप्शन का कार्य ग्रामीण और शहरी दलितों के मध्य की दूरी को खत्म करना था। इसका मुख्य संबंध ग्रामीण जनता से उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन कराना था। और सातवीं जो विंग थी वो मेडिकल हेल्प एडवाइजरी कमेटी थी। आठवीं विंग थी वो लिटरेचर स्कंद की। नौवीं विंग थी वो परीक्षण स्कंद थी। साथियों बड़ा वीडियो हो जाएगा, 11 मिनट का वीडियो हो गया। 10वीं विंग वामसेप वॉलंटियर फोर्स थी। इसी तरीके से DS4 के भी 10 विंग थे। बड़ा वीडियो हो जाएगा, किसी दिन इस पर बड़ी चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल है DS4 वॉइस, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, तो आगे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी, मनोबल बढ़ेगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।